है वो विक्रमादित्य हो गया, और उसको विक्रमादित्य बनाने का काम चाणक्य ने किया। एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त का झगड़ा हुआ। क्या झगड़ा हुआ? चंद्रगुप्त ने कहा चाणक्य से, चाणक्य प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त राजा था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया था, वरना चंद्रगुप्त की कोई अपनी हैसियत नहीं थी कि वो राजा बन पाता। तो एक बार चंद्रगुप्त जब राजा हो गया तो चाणक्य के साथ उसने एक बात कही। क्या कहा? उसने कहा कि मुझे अपना खजाना भरना है तो टैक्स बढ़ाना है। तो चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त ये गलती कभी दोबारा मत कर देना, मैंने तुमको अगर राजा बनाया है तो तुमको धूल में भी मिला सकता हूं। तो चंद्रगुप्त ने पूछा क्यों? तो चाणक्य ने कहा कि ये बात तुम कान खोलकर सुन लो कि जो राजा टैक्स के कलेक्शन से अपना खजाना भरने का सपना देखता हो उसको 1 मिनट राजा रहने का अधिकार नहीं है। तो चंद्रगुप्त ने कहा फिर खजाना कैसे बढ़ेगा? उत्पादकता बढ़ाओ अपने राज्य की, उससे खजाना बढ़ेगा, ना कि व्यापारियों से टैक्स वसूल करके। तो जब ये कहानी मैंने पढ़ी चंद्रगुप्त की और चाणक्य की, तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि पता लगाना चाहिए चाणक्य के जमाने में कितना टैक्स लगता है। चाणक्य ने खुद लिखा है, चाणक्य कहता है कि किसी भी राज्य में अगर 5% से ज्यादा टैक्स लगता है तो वो राज्य कहने का अधिकारी नहीं है, वहां सिवाय अन्याय के और कुछ हो नहीं सकता। और उसके जमाने में हिंदुस्तान का स्वर्ण युग था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय हिंदुस्तान का गोल्डन पीरियड कहलाता। चाणक्य का जमाना हिंदुस्तान का स्वर्ण युग कहलाता है। क्यों? क्योंकि उस जमाने में कर सबसे कम था, 5% से ज्यादा कर लगता नहीं था कुल मिलाकर, और 5% से कम कर था, इसलिए उत्पादकता हिंदुस्तान की उस जमाने में सबसे ज्यादा थी, इसलिए व्यापार हिंदुस्तान का उस जमाने में सबसे ज्यादा था। दुनिया में कुल जितना व्यापार चलता था उसका 1/3 व्यापार अकेले हिंदुस्तान का चलता था उस जमाने में। तो इसलिए इतना व्यापार था, इतनी उत्पादकता थी, इतनी समृद्धि थी, और इसलिए इतना कैपिटल फॉर्मेशन था, क्योंकि टैक्सेशन बहुत कम थे, टैक्सेशन के कानून बहुत आसान थे। और चाणक्य खुद मानता था कि 5% से ज्यादा अगर टैक्स है तो वो राजा अन्यायी है, इसलिए वो जमाना स्वर्ण युग कहलाता है। अंग्रेजों ने उसको पूरी तरह से खलास किया था। 97% तो सिर्फ उन्होंने इनकम टैक्स लगा दिया था। कुल मिलाकर टोटल टैक्स अंग्रेजों के जमाने में लगभग 127% का बैठता था, इतना टैक्स उन्होंने लगाया। और उसके बारे में जब बहस चली अंग्रेजों के पार्लियामेंट में, तो अंग्रेजी सरकार के जो वो थे प्रतिनिधि, जो एमपीज हुआ करते, वो कहते थे कि ये 2 काम होंगे, जितना टैक्स बढ़ेगा हिंदुस्तानी व्यापारियों पर उसके 2 नतीजे निकलेंगे। पहला नतीजा, या तो हिंदुस्तानी व्यापारी खलास हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और या हिंदुस्तानी व्यापारी बेईमान हो जाएंगे। बेईमान क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाओगे तो व्यापारी टैक्स की चोरी करेगा, और व्यापारी अगर टैक्स की चोरी करेगा तो बेईमान हो जाएगा। बेईमान हो जाएगा तो बेईमान आदमी को गुलाम बनाना सबसे आसान होता है, तो वो कहते थे कि गुलाम बनाना उनको आसान हो जाएगा। और या वो हिंदुस्तानी व्यापारी बर्बाद ही हो जाएंगे, खलास ही हो जाएंगे, और जब हिंदुस्तानी व्यापारी खलास हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान में फिर अंग्रेजों का ही व्यापार चलेगा और अंग्रेजी कंपनियों का ही माल बिकेगा। तो उन्होंने कहा दोनों ही उद्देश्य हमारे हित में है, इसलिए उन्होंने ये टैक्सेशन के कानून चलाए थे। और वही टैक्सेशन के कानून आजादी के 50 साल के बाद भी चल रहे हैं। जो अंग्रेजों की नीतियां थी कि अंग्रेजों के देश का माल इस देश में आए तो टैक्स फ्री बिके, और हिंदुस्तानी माल जो हिंदुस्तान में बने और बिके उस पर टैक्स लगाया जाए, वही काम पिछले 5 और 6 साल से हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के नाम पर। पिछले 5-6 साल से क्या चल रहा है? जितना माल विदेशों से आ रहा है उस पर ड्यूटीज खत्म किए जा रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज खत्म किए जा रहे हैं, और बाहर से आने वाले माल पर जब ड्यूटीज खत्म किए जा रहे हैं, टैक्स खत्म किए जा रहे हैं, तो बाहर का माल सस्ता होता चला जा रहा है, और हिंदुस्तानी व्यापारियों पर और हिंदुस्तानी उद्योगपतियों पर वैसे के वैसे ही टैक्स लगे हुए हैं, तो हिंदुस्तानी माल महंगा होता चला जा रहा है। नतीजे क्या निकल रहे हैं? वही नतीजे निकल रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने में निकले। हिंदुस्तानी कारखाने बंद होते चले गए, आज भी वही नतीजे निकल रहे हैं कि हिंदुस्तानी कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण दे सकता हूं। विदेशों से स्टील आता है इस देश में, विदेशों से आने वाले स्टील पर ड्यूटीज खत्म कर दी है भारत सरकार, काफी कम कर दी, तो विदेशों का स्टील अब बिक रहा है इस देश में बहुत सस्ता। और स्वदेशी स्टील बनाने वाले जो कारखाने हैं उन पर जो ड्यूटीज लगाई गई थी वो वैसी की वैसी
उनमें बहुत कम कटौती की गई है। विदेशी स्टील के ऊपर जो ड्यूटी लगती थी इंपोर्ट की, वो बहुत बुरी तरह से कम कर दी। नतीजा क्या निकला है? विदेशों से आने वाला स्टील इस समय 8,000 रुपए टन में बिक रहा है और स्वदेशी स्टील इस देश में 13,000 रुपए टन में बन रहा है। तो स्वदेशी स्टील बनाने वाले कारखाने धीरे 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 बंद होते चले जा रहे हैं। विदेशी स्टील सारे देश के बाजारों में बिक रहा है और हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का कारखाना है जिसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रोडक्शन यूनिट्स बंद होते चले जा रहे हैं क्योंकि उनका स्टील बिकता नहीं। बाहर का स्टील सस्ता है, स्वदेशी स्टील महंगा है। ये नीति अंग्रेजों के जमाने में बनती थी, वही नीति आज आजादी के 50 साल के बाद चल रही है। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण दूं। एक परदेशी कंपनी है, वो चश्मा बेचती है, उसका नाम है रेबन। रेबन कंपनी के जो चश्मे इस देश में आते हैं उनको भी ड्यूटीज फ्री किया, उनके ऊपर भी टैक्स कम कर दिया, काफी कम कर दिया। और उनके ऊपर जब टैक्स कम किया है, काफी कम कर दिया है विदेशों से आने वाले रेबन के चश्मे पर, तो स्वदेशी चश्मे बनाने वाले हजारों कारखाने बंद हो गए। बंबई के बारे में मुझे कोई भाई बोलता था पालघर के इलाके में, राजीव भाई, वो बोल रहा था कि 1,000 से ज्यादा छोटे प्रोडक्शन यूनिट थे पालघर और आसपास के इलाके में, सब बंद हो गए क्योंकि चश्मा बनाने वाली रेबन कंपनी का माल टैक्स फ्री है। हिंदुस्तान में लोग जो बनाते हैं उनके ऊपर टैक्स है। और ऐसे एक दो नहीं, ऐसे और भी उदाहरण। हिंदुस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां हैं, हिंदुस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बनाने वाली कंपनियां, उन इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बनाने वाली हमारे देश की कंपनियों पर टैक्स लगे हुए हैं और विदेशों से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियों पर टैक्स खत्म किया। तो विदेशी टेलीविजन सस्ता है, स्वदेशी टेलीविजन महंगा, क्योंकि विदेशी टेलीविजन में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों पर ड्यूटीज खत्म कर दिए गए हैं और हिंदुस्तान में स्वदेशी बनाने वाले उपकरणों पर टैक्स वैसे का वैसे ही लगा। तो वो हजारों कारखाने बंद। और पिछले 6 साल में हिंदुस्तान में कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, कितने कारखाने बंद हुए होंगे, उसका एक आंकड़ा, एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसका नाम है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई, हर साल उनकी रिपोर्ट छपती है, इस साल भी छपी और उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 6 साल में जब से हिंदुस्तान में ये फ्री ट्रेड चला है, ग्लोबलाइजेशन चला है, हर साल औसतन 35 से 40 लाख लोग बेकार हुए हैं हर साल। और अगर हर साल 35 से 40 लाख लोग बेकार हुए हैं तो कितने हजार कारखाने इस देश में बंद हुए होंगे। हिंदुस्तान की सरकार खुद कहती है कि इस देश में 40,000 से ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट पिछले 6 साल में या तो सिक हो गए हैं या बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि वो जो माल बनाते थे वो विदेशों से आने लगा, सस्ता आने लगा, तो वो बेचारे कैसे अपना कारखाना चलाएं। ये अंग्रेजों की सरकार की नीति है, वही नीति आजादी के 50 साल के बाद चल रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये देश आज भी उतना ही गुलाम है जितना अंग्रेजों के जमाने में था। अंग्रेजों ने ऐसे ही हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए कुछ और भी नीतियां बनाई थी, कुछ और भी कानून बनाए थे। सन 1865 में अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून इस देश में बनाया था जिसका नाम था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। और वो कानून अंग्रेजों ने क्यों बनाया? क्योंकि हिंदुस्तान में जो जंगल होते थे वो गांव समाज की संपत्ति होते थे। गांव के लोग जंगलों पर अधिकार रखते और गांव समाज की संपत्ति होते थे जंगल, तो गांव की पंचायतें फैसला करती थी जंगल के बारे में, जंगल कटेगा कि नहीं कटेगा। अंग्रेजों को हिंदुस्तान के जंगल लूटने थे क्योंकि हिंदुस्तान के जंगलों में बेशकीमती संपत्ति है। हमारी सोने की खदानें जंगलों में, हमारी चांदी की खदानें जंगलों में, हमारी हीरे की खदानें जंगलों में, हमारी कोलसा की खदानें जंगलों में, हमारी हिंदुस्तान की तमाम दूसरी खदानें जंगलों में है, आयरन की खदानें जितनी है वो सब जंगलों में है, बेशकीमती लकड़ी भी जंगलों से मिलती है। तो अंग्रेज सरकार को हिंदुस्तान के जंगल कटवाने थे और बर्बाद करने थे, इसके लिए उन्होंने एक कानून बना दिया। उस कानून के चलते क्या हुआ कि पहले जो जंगल गांव समाज की संपत्ति होते थे, ग्राम पंचायत की संपत्ति होते थे, वो जंगल फिर अंग्रेजी सरकार की संपत्ति हो गई, स्टेट प्रॉपर्टी हो गई। और जैसे ही वो जंगल अंग्रेज सरकार की संपत्ति घोषित किए गए, वैसे ही अंग्रेजों की सरकार ने अंधाधुंध जंगल कटवाना शुरू कर दिया। मैं एक बार राजस्थान के एक इलाके में गया था, अलवर के पास। उस इलाके में एक जाति रहती है, उसका नाम है बिश्नोई जाति। बिश्नोई जाति के लोगों के गांव में एक बार मैं गया था व्याख्यान करने। तो वहां के सरपंच से मैंने पूछा कि पहले आप अपने गांव की कहानी मुझे बताइए। तो सरपंच ने कहा, राजीव भाई, हम तो आपको बुला के लाए व्याख्यान करने के लिए। मैंने कहा मैं व्याख्यान बाद में करूंगा, पहले आपकी कहानी सुनूं। तो उस बिश्नोई गांव के सरपंच ने मुझे बताया
कि एक बार हमारे गांव में अंग्रेजों ने कत्लेआम मचाया। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि हमारा गांव, ये जो बिश्नोई जाति का गांव है, इसकी एक विशेषता है। मैंने कहा क्या विशेषता है? कि हम कभी पेड़ों को कटने नहीं देते, चाहे हमारा आदमी कट जाए लेकिन पेड़ नहीं कट सकते। तो मैंने कहा अंग्रेजों की सरकार ने क्या किया था? तो उसने बताया कि एक कानून बना दिया था पेड़ काटने का। तो मैं समझ गया कि 1865 के कानून की बात कर रहा हूं। तब उसने बताया कि अंग्रेजों के ठेकेदार आते थे, अंग्रेजों की पुलिस आती, और अंग्रेजों की पुलिस हमारे जंगल काटती, हमारे पेड़ काटती। तो हमारे गांव की जाति की महिलाएं पेड़ पकड़ के खड़ी हो जाती। तो पहले महिला कटती थी, उसके बाद पेड़ कटता। हजारों हजारों महिलाएं कटी थी उस बिश्नोई जाति के गांव में। हजारों हजारों नौजवान युवक कट गए थे पेड़ों को बचाने के, और अंग्रेजी सरकार ने इतना जुल्म ढाया था हमारे ऊपर। मैंने कहा आपकी बात सुनकर मुझे याद आ गया कि ये कानून 1865 में अंग्रेजों ने बनाया, और उस 1865 के कानून के बाद अंग्रेजों की सरकार ने जंगल कटवाना शुरू किया। तो मैंने कहा आप जानते हैं कि वो कानून हिंदुस्तान में आजादी के 50 साल के बाद भी वैसे ही चल रहा जैसे अंग्रेजों के जमाने में चला। अंग्रेजों ने उसमें व्यवस्था क्या की थी कि अगर अंग्रेजों की सरकार चाहे तो जंगल कट सकता, लेकिन कोई हिंदुस्तानी अगर पेड़ काटने की कोशिश करे तो उसको अंग्रेजी सरकार सजा देती थी, और बहुत आसानी से पेड़ काटने वाले को फांसी की सजा इस देश में दी जाती थी अंग्रेजों के जमाने में। तो अंग्रेजों की सरकार तो जंगल कटवाती थी, लेकिन कोई हिंदुस्तानी अगर पेड़ काटे तो उसको सजा दी जाती थी। वही कानून आज भी इस देश में चल रहा है। अगर आप चाहें तो अपनी सोसाइटी के सामने लगा हुआ पेड़ काट नहीं सकते। अगर आपने काट दिया और आपकी शिकायत कर दी गई डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से, तो आपके ऊपर केस चलेगा। और दूसरी तरफ भारत सरकार चाहे तो लाखों करोड़ों पेड़ काटने के लिए लाइसेंस दे सकती है विदेशी कंपनी, और वो मिला हुआ। आप इस देश में एक पेड़ काट नहीं सकते, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ विदेशी कंपनियां हैं जो हर साल करोड़ों करोड़ों पेड़ काटती हैं। एक विदेशी कंपनी है, उसका नाम है आईटीसी। ये कंपनी सिगरेट बनाती है। इसकी सिगरेट जो सबसे ज्यादा बिकती है उसका नाम है विल्स। ऐसी 14-15 सिगरेट इस कंपनी की बनती। इस कंपनी के कारखाने में जितने प्रोडक्शन यूनिट्स हैं सारे देश में, इस कंपनी के 90 अरब सिगरेट बनती है एक साल। और 90 अरब सिगरेट बनाने के लिए इस कंपनी को कागज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तंबाकू तो खेतों से पैदा होती है। तंबाकू के ऊपर जो कागज लपेटा जाता है वो पेड़ काटकर ही बनता है। 500 सिगरेट का कागज बनाने के लिए यह कंपनी एक पेड़ काट देती है, और हर साल ये कंपनी 1400 करोड़ पेड़ काटती। उसको लाइसेंस मिला हुआ। आप अगर एक पेड़ काटें तो आपको जेल हो जाएगी, आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। कौन सा देश है? किस देश में आप रह रहे हैं? ये अत्याचारी कानून अंग्रेजों ने बनाया था और चलाया था, समझ में आता है, लेकिन आजादी के 50 साल के बाद भी अगर वही चल रहा है, कैसे मानेंगे देश आजाद? अंग्रेजों ने ऐसे ही 1860 में एक कानून बना दिया था, पुलिस का कानून। इंडियन पुलिस सर्विस नाम की एक सर्विस बनाई थी अंग्रेजों, और उसके आधार पर पुलिस का एक्ट बनाया। और वो पुलिस का कानून अंग्रेजों ने क्यों लागू किया इस देश में? 1857 में क्रांति हो गई थी, विद्रोह हो गया, और उस क्रांति में क्या हुआ था? मंगल पांडे नाम के एक हिंदुस्तानी व्यक्ति ने अंग्रेजों के एक पुलिस ऑफिसर को गोली से मार दिया, शूट कर दिया। क्यों? क्योंकि मंगल पांडे को पता चला कि जो कारतूस उसको दिए जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए, उसमें गाय की चर्बी लगी रहती। तो गाय की चर्बी लगे हुए कारतूस वो मुंह से खोलना, उसको लगता था कि इससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो जो अंग्रेज ऑफिसर उसको वो कारतूस देता था खोलने के लिए, उसी अंग्रेज ऑफिसर की उसने हत्या की। उसके हाथ में बंदूक होती। तो अंग्रेजों की पुलिस परेशान हो गई, अंग्रेजों के सिपाही परेशान हो गए। मंगल पांडे को उन्होंने फांसी दी थी बैरकपुर की छावनी में, और जैसे ही मंगल पांडे को फांसी हुई बैरकपुर की छावनी में, वैसे ही हिंदुस्तान के गांव गांव में, गली गली में क्रांति की आग लगना शुरू हो गई। जगह जगह नौजवानों के मंडल खड़े हो गए। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैल गई। जगह जगह अंग्रेज पुलिस ऑफिसरों को जलाया गया, जगह जगह अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन जला दिए गए, थाने जला दिए गए। अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस चली कि कैसे इस क्रांति को दबाया जाए। तो सबसे पहला काम ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब बहस चली, तो हिंदुस्तान में जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने क्या किया कि मंगल पांडे एक हिंदुस्तानी आदमी था, उसके हाथ में बंदूक थी,
उस बंदूक से उसने अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को गोली से मार दिया। सबसे पहला काम यह किया जाए कि जितने हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजों की फौज में हैं, सबसे बंदूकें छीन ली जाए और उसके बदले उनके हाथ में डंडा पकड़ा दिया जाए। वही डंडा लिए हुए आज भी इस देश का सिपाही घूमता है। आप कभी किसी सिपाही से पूछो कि तुम्हारे हाथ में ये डंडा क्यों है, उसको मालूम नहीं है कि उसके हाथ में डंडा कौन से कानून के तहत। वो कानून अंग्रेजों की सरकार ने बनाया और उसी कानून के बाद अंग्रेजों ने एक दूसरा फैसला और किया कि कोई भी अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर होगा, वो अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज करेगा या गोली चलाएगा तो उस हर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को राइट टू ऑफेंस होगा, लेकिन पिटने वाले और मरने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं होगा। ये एक दूसरा काम उन्होंने किया। तो अंग्रेजों के सिपाही फिर हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज करते और हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों पर गोलियां चलाते थे। अंग्रेजों के सिपाहियों की गोलियों से जितने हिंदुस्तानी मारे गए, कभी किसी अंग्रेज सिपाही को सजा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनको राइट टू ऑफेंस था, मरने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं था। और इसके दो दाखिले में दे सकता। पहला दाखिला तो वही, सैंडर्स नाम के एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया था और लाला लाजपत राय की हत्या की थी उसने। बाद में सैंडर्स के ऊपर जब मुकदमा चलाया गया अंग्रेजी न्यायालय में, तो सैंडर्स को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जज ने फैसला क्या सुना? जज ने कहा कि सैंडर्स को राइट टू ऑफेंस था, लाला लाजपत राय को राइट टू डिफेंस नहीं था, इसलिए सैंडर्स को कोई सजा नहीं मिली। दूसरा मुकदमा चला था डायर के ऊपर। 1919 के जलियांवाला बाग में 2000 लोगों को गोली से मार दिया था। डायर के ऊपर केस चला, डायर भी छूट गया। आधार क्या था? अंग्रेजी पुलिस का कानून, जिसमें कहा गया डायर को राइट टू ऑफेंस था, मरने वालों को राइट टू डिफेंस नहीं, इसलिए डायर भी छूट गया। और आज आजादी के 50 साल के बाद भी जब जब पुलिस के गोलीकांड होते हैं, जब जब पुलिस के लाठीचार्ज होते हैं, एक भी पुलिस ऑफिसर का आप मुझे नाम बताइए कि आजादी के 50 साल के बाद उसको कोई सजा मिली हो इस बात के लिए कि उसने इतने लोगों को गोली से मारा। अंग्रेजों के जमाने में यह होता था और आजादी के 50 साल के बाद भी अगर वही हो तो कैसे कहें कि अंग्रेजों के जमाने और आज के जमाने में कोई फर्क है? आज भी पुलिस के लोग गोली चार्ज करते हैं, गोली मारते हैं, चलाते हैं, मर जाते हैं लोग, लाठी चार्ज करते हैं हमारे जैसे लोगों पर, हम घायल होते हैं, तो भी उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर कोई केस नहीं बनता क्योंकि उसको राइट टू ऑफेंस है, पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ काला कानून है, वही इस देश में आजादी के 50 साल के बाद भी चलता है। कैसे कहेंगे देश आजाद? 1860 में ऐसे ही अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया था जिसका नाम था इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, और उस इंडियन सिविल सर्विस एक्ट के नाम पर एक कलेक्टर नाम की पोस्ट बनाई और उस कलेक्टर का काम क्या था? गांव-गांव के लोगों से जबरदस्ती रेवेन्यू कलेक्ट करता था, लगान वसूलता और गांव-गांव के लोगों को मार पीट कर उनका लगान वसूला किया जाता था। वही कलेक्टर नाम की पोस्ट जो अंग्रेजों ने बनाई थी 1860 में, वही आज भी चलती है इस देश में। उस इंडियन सिविल सर्विस एक्ट के कानून का नाम बस इतना ही बदला गया है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट कर दिया गया, बाकी सब कुछ वही है जो अंग्रेजों के जमाने में चलता था। किताबें भी उनको वही पढ़ाई जाती हैं जो अंग्रेजों के जमाने में पढ़ाई जाती, सिलेबस भी उनका वही है जो अंग्रेजों के जमाने में पढ़ाया जाता। अंग्रेजों के जमाने में हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, एक अंग्रेज की लिखी हुई जिसका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी। वही जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो अंग्रेजों के जमाने में आईसीएस ऑफिसर्स को पढ़ाई जाती थी, वही आजादी के 50 साल के बाद आज भी पढ़ाई जाती है। और वो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल ने बहुत तोड़ मरोड़ कर, बहुत ही डिस्टॉर्टेड रूप में लिखी है। वही हिस्ट्री हिंदुस्तान के बड़े बड़े बुद्धिजीवी पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि असली इतिहास वही है जो वो पढ़ रहे हैं अंग्रेजों का लिखा। दुर्भाग्य तो ये है, कैसे कहें कि देश आजाद है? अंग्रेजों ने इस देश में अपनी एक न्याय पद्धति चलाई। उस न्याय पद्धति को चलाने के लिए मैकॉले नाम का एक अधिकारी भेजा गया। मैकॉले के बारे में शायद आप जानते होंगे कि उसने हिंदुस्तान में अंग्रेजी शिक्षण पद्धति लाई। अंग्रेजी शिक्षण पद्धति के अलावा मैकॉले ने हिंदुस्तान में अंग्रेजी न्याय पद्धति भी स्थापित की और अंग्रेजी न्याय पद्धति के लिए मैकॉले ने सबसे पहला ड्राफ्ट बनाया था जिसका नाम था आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ये इंडियन पीनल कोड आज से 140 साल पुराना है जो आज इस देश में चल रहा है। मैकॉले ने बनाया था इंडियन पीनल
पीनल कोड का फर्स्ट ड्राफ्ट, वही इंडियन पीनल कोड आज भी इस देश में चल रहा है जो मैकॉले के जमाने का बनाया। और 140 साल पुराने कानून के आधार पर अंग्रेज इस देश में न्याय करते थे, उसी 140 साल पुराने कानून के आधार पर इस देश में आज न्याय किया जाता है। उसी तरह से अंग्रेजों ने सीआरपीसी बनाया था और सीपीसी बनाया था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड, और उन्हीं के आधार पर इस देश में सारे न्यायालय चलते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है लेकिन आत्मा उनकी अंग्रेज है। उनका दुर्भाग्य यह है कि वो हिंदुस्तान में गलती से पैदा हो गए। मैं आपसे सच कह रहा हूं, उनका बस चले तो वो इंपोर्टेड मम्मी पप्पा लाके पैदा होते थे। हाँ, उनको वीजा नहीं मिलता, वरना वो 1 मिनट हिंदुस्तान में रहने को तैयार है। ऐसे गुलाम मानसिकता वाले इस देश में आपको एक नहीं दसियों हजार लाखों लोग मिल जाएंगे जो पैदा होते हैं इस देश में, खाते इस देश की हैं, बजाते फिर अमेरिका की हैं और यूरोप की। और फिर ऐसे ही लोगों के मम्मी पापा गलत से कहते हैं मेरा बेटा अमेरिका में है, उनको कहते हुए शर्म नहीं आती कि इस देश के साथ गद्दारी करके अपने बच्चों को अमेरिका भेजते और फिर गर्व से कहते हैं मेरा बेटा अमेरिका में, मेरा बेटा यूरोप में। इनकी गर्दन पकड़कर पूछना चाहिए कि तुम्हारा बेटा पैदा हुआ था क्या, या तुम्हारा बेटा यूरोप में पैदा हुआ, हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ, यहां का पैसा खर्च किया, लाखों लाखों रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ और उसके बाद चला गया अमेरिका में और यूरोप में। जब पैसा वापस करने का समय आया तो अमेरिका पहुंच गया, यूरोप पहुंच गया। ऐसे गद्दारों के मम्मी पापा गर्व से कहते हैं हमारा बेटा अमेरिका में। मैं कभी कभी कहता हूं कि शर्म करिए कि आपका बेटा अमेरिका में है। ये गर्व करने की बात नहीं है, गौरव की बात नहीं है। किसी दिन वो आपको भी ठुकरा देगा। हो सकता है अमेरिका में किसी मम्मी को तलाश ले, पप्पा को तलाश ले। जो अपनी मातृभूमि को ठुकरा सकता है वो अपनी मां को भी ठुकरा देगा, क्योंकि मातृभूमि और मां में कोई फर्क नहीं होता। आप उसको अच्छे नहीं लगेंगे, कोई अमेरिकी मम्मी उसको अच्छी लग जाएगी तो वो तो कहेगा कि यही मेरी मां, क्योंकि ऐसे गुलाम लोगों की कमी थोड़ी है इस देश में। मेरे भी ऐसे कुछ दोस्त हैं जो दुर्भाग्य से मेरे दोस्त हैं, शरीर से हिंदुस्तानी है, दिमाग से अंग्रेज है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं राजीव भाई अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो इस देश में न्याय पद्धति नहीं आती। माने अंग्रेज आए तो न्याय आया, अंग्रेज नहीं आते तो कभी न्याय ही नहीं होता इस देश में। तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए अक्सर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि जब अंग्रेज आए तो कौन सा न्याय मिला और जब अंग्रेज नहीं थे तो इस देश में कौन सा न्याय मिलता। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की ही कहानी। एक बार उसके राज्य में 2 महिलाओं में झगड़ा हो गया। एक छोटा सा बच्चा था, 2 महिलाएं। एक मां कहती थी ये मेरा है, दूसरी मां कहती थी मेरा। दोनों का झगड़ा राजा के दरबार में गया। राजा ने अपनी जुडिशियल काउंसिल बुलाई। जुडिशियल काउंसिल के सामने वो मुकदमा पेश हुआ और उस मुकदमे में राजा ने एक मां से कहा कि तुम सिद्ध करो कि ये बच्चा तुम्हारा। तो एक मां खड़ी हो गई, उसने सिद्ध कर दिया ये मेरा बच्चा। फिर उसने दूसरी मां से कहा कि अब तुम सिद्ध करो कि ये बच्चा तुम्हारा। दूसरी मां खड़ी हो गई, उसने भी सिद्ध कर दिया कि ये मेरा बच्चा। राजा धर्म संकट में पड़ गया, कौन असली मां है कौन नकली मां है, कैसे फैसला किया। उसने कहा तलवार ले आओ और इस बच्चे को आधा आधा काट दो, आधा एक मां को दे दो, आधा दूसरी मां को दे दो। जैसे ही तलवार मंगाई और बच्चे को काटने के लिए उठाई, वैसे ही असली मां खड़ी हो गई, क्योंकि असली मां अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। तो उसने कहा कि नहीं नहीं काटिए मत बच्चे को, ये दूसरे को दे दीजिए, कम से कम जिंदा तो रहेगा। राजा को पता चल गया कि यही इसकी असली मां है, तो उसने उस बच्चे को असली मां को सौंप दिया। इस पूरे मुकदमे का फैसला करने में मुश्किल से 2.5 मिनट लगा राजा को। और अगर इसी केस को लेकर आज आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट तो कम से कम 20 साल लग जाएंगे। ये फैसला नहीं हो पाएगा कि कौन असली मां है और कौन नकली मां है। और हो सकता है 20 साल में दोनों माताएं मर जाएं, बच्चा भी मर जाए, लेकिन मुकदमा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जो जब अंग्रेज नहीं थे इस देश में तो कौन सी न्याय पद्धति थी कि 2.5 मिनट में न्याय मिलता था, और जब अंग्रेज आए तो कौन सी न्याय पद्धति लेकर आए जहां 20 साल में भी न्याय नहीं मिलता, मुकदमे दर मुकदमे चलते ही चले जाते हैं, चलते ही चले जाते हैं, चलते ही चले जाते हैं। ये अंग्रेजों की बनाई हुई न्याय पद्धति है जिसके तहत 1984 के भोपाल हत्याकांड में 10,000 लोग मर गए एक ही रात में, और पिछले 14 साल में लाखों लोग बर्बाद हो गए हैं, लेकिन आज तक फैसला नहीं हो पाया कि उसका जिम्मेदार कौन है। ये अंग्रेजों की न्याय पद्धति।
अगर हिंदुस्तानी न्याय पद्धति होती तो सन 1984 में ही फैसला हो गया होता कि इसका जिम्मेदार कौन है और इसकी पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी। लेकिन अंग्रेजों की न्याय पद्धति है कि हो सकता है और 20 साल ये समय गुजर जाए, आप भूल जाएंगे कि कभी भोपाल नाम का भी कोई हत्याकांड इस देश में हुआ है। मैकॉले कहा करता था कि जिस न्याय पद्धति को मैं हिंदुस्तान में ला रहा हूं, अगर ये एक बार लागू हो गई तो इस देश की प्रजा को न्याय नहीं मिलेगा, मुकदमे चलते रहेंगे, कभी न्याय नहीं मिलेगा। और मुकदमे चलते रहेंगे तो किस आधार पर? आईपीसी के आधार पर, सीआरपीसी के आधार पर, सीपीसी के आधार पर। कानूनों के आधार पर कभी भी न्याय नहीं होता, कानूनों के आधार पर मुकदमे के फैसले होते। और अगर कानून के आधार पर न्याय मिलता तो अंग्रेजों की और यूरोप की कौम अपने यहां न्याय दे पाती। कभी न्याय नहीं मिला यूरोप की कौम को अंग्रेजियत की कौम, क्योंकि कानून के आधार पर मुकदमों के फैसले होते हैं, कभी न्याय नहीं मिलता। तो हमने इन सारे स्थानों को न्यायालय कहना क्यों शुरू किया? कहीं भी न्याय तो मिलता नहीं, हर जगह तो कानून के आधार पर मुकदमे के फैसले होते हैं, तो हम इनको न्यायालय क्यों कहें? इनको तो कायदालय कहना चाहिए या कानूनालय कहना चाहिए, क्योंकि वहां तो कायदे के आधार पर, कानून के आधार पर मुकदमों के फैसले होते हैं, न्याय कहां मिलता? जैसे मैं उदाहरण दूं, 16 साल से ऊपर का अगर बैल है तो उसको काट देना चाहिए, ये कानून तो हो सकता है, लेकिन न्याय कहां है? क्योंकि अगर 16 साल से ऊपर मेरी मां है, मेरे बाप है, मेरे बुजुर्ग हो गए हैं, उनको काट देना चाहिए क्या? क्योंकि गाय बूढ़ी हो गई है, क्योंकि बैल बूढ़ा हो गया इसलिए काट देना चाहिए, तो ये न्याय तो नहीं हुआ। कानून के आधार पर फैसला हो गया कि बूढ़े गाय बैल को काट देना चाहिए, न्याय कहां है? न्याय में और फैसले में बहुत फर्क है। तो यहां तो कानून के आधार पर फैसले हो सकते हैं, न्याय नहीं मिलता। तो मैं कहता हूं कि इन सभी जगहों के नाम बदलने चाहिए। आप देखते हैं जगह जगह न्यायालय लिखा हुआ है, वो सब हटा के कायदालय लिखना चाहिए या कानूनालय लिखना चाहिए। न्याय हो कहां रहा है इस देश में? अन्याय ही अन्याय तो हो रहा। और अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए थे अपने अधिकारियों को छोड़ने के लिए, अंग्रेजों के जमाने में इस देश में भयंकर करप्शन था। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, रॉबर्ट क्लाइव सबसे करप्ट अंग्रेज ऑफिसर था। रॉबर्ट क्लाइव जितने समय इस देश में रहा, उतने समय में उसने 1500 करोड़ रुपए के घोटाले किए, और उस 1500 करोड़ के घोटाले के बावजूद रॉबर्ट क्लाइव छूट गया। क्यों? कानून ऐसे थे अंग्रेजों के जमाने में। वही आज भी है कि करोड़ों करोड़ों के घोटाले करने वाले नेता भी इस देश में छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। उन्हीं कानूनों के आधार पर अंग्रेजों के ऑफिसर छूट जाते थे, उन्हीं कानूनों के आधार पर हिंदुस्तान के सारे बड़े नेता छूट जाते हैं, चाहे जितने बड़े से बड़ा करप्शन करें। और आप में से बहुत लोग भूल भी जाते हैं कि क्या हुआ। आज की बात तो छोड़ दीजिए, आज से 20, 25, 30 साल पहले एक नागरवाला कांड हुआ था। किसको याद है कि नागरवाला को क्या सजा हुई? एक मुंदड़ा कांड हुआ था, किसको याद है कि मुंदड़ा को कौन सी सजा हुई? और ये दोनों आदमी पंडित नेहरू के खास आदमी माने जाते थे, नागरवाला और मुंदड़ा, लेकिन दोनों को ही सजा नहीं हुई। और इतने बड़े घोटाले किए थे उस जमाने में इन लोगों ने, लेकिन कोई सजा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कानून अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए, जिसमें अंग्रेज ऑफिसर छूटते थे, उसी कानून में ये छूट। टीटी कृष्णामाचारी का घोटाला हुआ, कितने लोगों को याद है कि टीटी कृष्णामाचारी को कोई सजा हुई थी? बस इतना हुआ था कि उनको इस्तीफा देना पड़ा था, बाकी कोई सजा नहीं हुई थी। और ऐसे तमाम घोटाले मैं आपको याद दिला सकता हूं, सिर्फ आज के नहीं। उस जमाने में जब हिंदुस्तान में माना जाता था कि ये पहली सरकार है और ये पहली सरकारें करप्शन नहीं करती, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, आज की तो बात छोड़ दीजिए। उस जमाने में हिंदुस्तान में 2 बड़े घोटाले हुए थे। एक हुआ था चेक पिस्तौल कांड और दूसरा हुआ था जीप खरीदने का कांड। चेक पिस्तौल ऐसी खरीदी गई थी जो चलती नहीं थी और करोड़ों डॉलर उसका पेमेंट कर दिया गया। और जीपें ऐसी खरीदी गई थी आर्मी के लिए, उन जीपों में कोई दम नहीं था, वो जीपें टूट जाती थी बाद में। और इन दोनों बड़े घोटालों में हिंदुस्तान के 3 बड़े मंत्री फंसे हुए थे, लेकिन उनमें से कभी किसी को सजा नहीं हुई। आज भी वही हो रहा। हवाला घोटाले में कितने लोग फंसे, सब छूट गए हैं। आधार क्या था? अंग्रेजों के जमाने के जिस कानून के आधार पर अंग्रेज ऑफिसर छूटते थे, उसी कानूनों के आधार पर ये सब छूट रहे हैं। तो करप्शन तो हो नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार
जानबूझकर ऐसे कानून डालकर गई है जिन कानूनों के आधार पर अंग्रेज ऑफिसर्स को करप्शन करने की छूट मिलती थी, उन्हीं कानूनों के आधार पर हिंदुस्तान के राजनेताओं को आज करप्शन करने की छूट मिली। करप्शन बंद कैसे? जब तक वो कानून चलेंगे, जब तक वैसी व्यवस्था चलेगी, तब तक करप्शन दूर कैसे हो सकता? ऐसी न्याय की पद्धति उन्होंने डाली जो शराब